ज्योतिषशास्त्रस्य कक्षायामस्यां भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च वर्तते। अद्य वयं भौमवासरे जातकालङ्कारं ग्रन्थविशेषम् अधिकृत्य किञ्चित् पठामः। जानन्ति भवन्तः यत् भौमवासरे होरास्कन्धस्य जातकालङ्कारम् आश्रित्य अस्माभिः विगतासु कक्षासु केचन विषयाः पठिताः। तत्र ग्रहाणां परिचयः, राशिपरिचयः, तत्र भावानां परिचयः, परस्परं भावानां विन्यासेन शुभाशुभफलज्ञानम् अस्माभिः ज्ञातम्। अधुना जातकालङ्कारस्य भावाध्याये वयं स्मः। भावाध्याये क्रमशः 12 भावानां राशिनिरूपणं, भावनिरूपणं, शुभाशुभफलनिरूपणम् आचार्यैः विहितं। तत्र प्रथमभावस्य यत् शुभाशुभफलं वर्तते तस्य निरूपणम् आचार्येण विहितं। शुभपद्येन अपरः अशुभयोगः। भावाध्याय के अंतर्गत आचार्य ने प्रथम पद्य में देहाधीशः स पापो व्यैर्पुमृतिपः चित्तदा देह सौख्यम न स्या जंतो निरक्षे ने प्रथम भावगत अशुभ फल का निरूपण किया। तदनंतर अंगाधीशः स्वगेहे बुध गुरु कविभिः संयुतः इत्यादि पद्य माध्यमेन आचार्येण प्रथम भावस्य शुभफलं निरूपितम्। अधुना द्वितीय भावं प्रति आचार्यः गच्छति। द्वितीय भाव के कुछ विशिष्ट फलों को आचार्य बताएंगे। तो द्वितीय भाव का जो निरूपण है, जैसा कि आप जानते हैं, द्वितीय भाव पणफर भाव है। द्वितीय भाव को हमारे यहाँ मारक भाव भी कहा गया है। सामान्य 12 भावों में फल निरूपण की प्रक्रिया में द्वितीय भाव अंग लक्षण की दृष्टि से नेत्र का विचार हम द्वितीय भाव से करते हैं, मुख का विचार भी द्वितीय भाव से हम कर सकते हैं। और 12 भाव के क्रम में देहम द्रव्य पराक्रमौ सुख सुतु शत्रु कलत्र मृति इत्यादि आचार्य के वचन के अनुसार हम द्रव्य का विचार, धन लाभ का विचार द्वितीय भाव से करते हैं। तो द्वितीय भाव से धनात्मक आर्थिक विचार, स्वास्थ्य का विचार और अन्य सभी प्रकार के विचारों को करते हुए आचार्य कहते हैं। देखें आप अगले पद्य में, ये भावाध्याय का तृतीय पद्य है। द्वितीय भाव का विचार करते हुए आचार्य कहते हैं, लग्ने क्रूरेथ याते खल खचर गृहम लग्न नाथे रविंदु। बहुत सुंदर पद्य है, श्रद्धरा छंद में है। लग्ने क्रूरेथ याते खल खचर गृहम लग्न नाथे रविंदु क्रूरांतस्थान संस्था दिनपनिशा नाथ योर्द्यून याई दुष्टकर्मा परभवन रतः पूरुषः क्षीणकायः। प्रायः ये पद्धति है आचार्य जातकालंकार प्रणयन की। प्रथम पद्य में उस भाव से कुछ जो विशिष्ट अशुभ योग हैं उनका निरूपण आचार्य करते हैं और पूर्णता जो है वो शुभ योग से करते हैं। प्रथम भाव के निरूपण में आप देखें, प्रथम भाव की चर्चा करते हुए प्रथम देहाधीशः स पापो, पाप से ये अमुक अमुक फल हैं। तो अशुभ फलों का निरूपण पूर्व में एवं शुभ फलों का निरूपण पश्चात में। ये कुछ तकनीकी बाधाओं के कारण समस्या हो गई, खैर आगे बढ़ते हैं। लग्ने क्रूरेथ जाते खल खचर गृहम लग्न नाथे रविंदु। लग्ने क्रूरे, यदि जातक की कुंडली में प्रथम पद में आचार्य ने कहा लग्ने क्रूरेथ जाते खल खचर गृहम लग्न नाथे रविंदु। यदि क्रूरे लग्ने, लग्न किसी क्रूर ग्रह का हो, क्रूरे लग्ने, लग्न नाथे, क्रूर लग्न से आशय 12 राशियों में हमारे यहाँ पुंग स्त्री क्रूरा क्रूरौ चर स्थिर दुस्वभाव संज्ञाश्च, ये जो विभाजन आचार्य ने किया है, इसमें क्रूर और अक्रूर का वर्गीकरण है। जो मेष राशि है वो क्रूर है, जो वृष राशि है वो अक्रूर है। तो राशि के अनुसार क्रूर और अक्रूर का विभाजन आप कर सकते हैं। लग्ने क्रूरेथ याते, इस श्लोक में पहला अंश है। लग्ने क्रूरेथ याते, लग्न में यदि क्रूर ग्रह हो या लग्न में क्रूर राशि हो, अर्थात लग्न क्रूर हो, राशि से क्रूर हो अथवा ग्रह से क्रूर हो। लग्ने क्रूरेथ याते खल खचर गृहम लग्न नाथे रविंदु। लग्न नाथे खल खचर गृहम। तो प्रथमः योगः
अस्मिन् श्लोके प्रथमांशस्य भागद्वयं प्रथमे भागे लग्नः क्रूरः तथा च क्रूरगतः लग्नराशिः स्यात् तथा च खलखचरगृहं लग्ननाथे लग्ननाथः लग्नेशः खलखचरस्य दुष्टानां ग्रहाणां गृहे स्यात्। लग्न में खराब क्रूर ग्रह हो अथवा लग्नेश साथ में लग्नेश क्रूर ग्रह की राशियों में हो, ये दोनों स्थितियां एक साथ होने पर प्रथम योग है। लग्ने क्रूरेथ याते खलखचर गृहम लग्ननाथे अयं जातकालंकारस्य भावाध्यायस्य द्वितीय भाव निरूपणावसरे तस्य श्लोकस्य प्रथम पाद वर्तते। तस्मिन् प्रोक्तम् आचार्येण लग्नेशः यदि लग्नेशः क्रूरगृहे स्यात् तथा च लग्ने क्रूरग्रहः स्यात् उभयत्र अयं योगः जायते। तथा च रविन्दु क्रूरान्तस्थान संस्था अथ दिनपनिशा नाथयोर्द्यूनयायी। रविन्दु क्रूरान्तस्थान सूर्य और चंद्रमा की स्थिति क्रूरान्तस्थान अर्थात दो क्रूर ग्रहों के हो जाएं। प्रथमस्तावत् पक्षः लग्ने क्रूरग्रहः स्यात् उत वा लग्ने क्रूरराशिः स्यात् तथा च लग्नेशः स्वयमेव क्रूरग्रहस्य भवने स्यात्। अयं प्रथमः पक्षः। द्वितीयस्तावत् लग्ननाथे रविन्दु क्रूरान्तस्थान संस्था अर्थात सूर्य चंद्रौ उभौ अपि ग्रहौ कयोश्चन क्रूरग्रहयोर मध्यवर्तिनो भवेताम अर्थात दो क्रूर ग्रहों के मध्य में सूर्य की स्थिति हो, सूर्य और चंद्रमा दोनों की स्थिति हो। अंशादिमान से भी हो सकती है और भावादिमान से भी, अगर अग्र पृष्ठ दोनों सूर्य के क्रूर ग्रह हो, आगे मंगल हो पीछे शनि हो, बीच में सूर्य और चंद्रमा एक साथ हो, या कहीं भी दोनों ग्रह पृथक पृथक भी दो क्रूर ग्रहों के मध्य में सूर्य चंद्रमा हो। लग्ने क्रूरेथ याते खलखचर गृहम लग्ननाथे रविन्दु क्रूरान्तस्थान संस्था। अथ तृतीयः पक्षः कः वर्तते? अथ दिनपनिशा नाथयोर्द्यूनयायी भूमिपुत्रः। भूमिपुत्रः असौ भौमः दिनपनिशानाथयोः, दिनपः सूर्यः निशानाथः चंद्रः, सूर्यचंद्रयोर्द्यूनयायी सप्तमे स्थितः स्यात् कः? भूमिपुत्रः। मंगल जातक की कुंडली में सूर्य या चंद्रमा से सप्तम स्थान में हो। प्रथम योगाचार्य ने कहा लग्न में क्रूर ग्रह हो, क्रूर राशि हो और लग्नेश स्वयं क्रूर ग्रह के भवन में बैठा हो। दूसरा क्रूरांतस्थान संस्था वथ दिनपथा नाशयोर, तो क्रूर ग्रहों के बीच में सूर्य चंद्रमा की स्थिति हो। और दिनप निशानाथयोर द्यूनयायी, सूर्य और चंद्रमा, दिनपः सूर्यः निशानाथः चंद्रः, उभयोः ग्रहयोः दोनों ग्रहों से द्यूनयायी सप्तमे स्यात्। कः सप्तमः स्यात्? भूमिपुत्रः, यदि मंगल सप्तम में हो। खैर इसको हम सैद्धांतिक रूप से भी कर रहे हैं, इसको हम प्रायोगिक रूप से देखेंगे। तो भूमिपुत्रः, आगे आचार्य ने कहा पृष्ठाद उदय अधिगतश्चंद्रजश्चेन मनस्वी। भूमिपुत्रस्तु पृष्ठाद उदय अधिगतश्चंद्रजश्चेन मनस्वी। और पृष्ठाद उदयम अधिगतः, पृष्ठोदय राशि में उदय हो रहा हो। यह यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आई। ग्रहों के उदय और अस्त का भी जातक में शुभाशुभ विचार में विशेष विचार किया गया है। उदय अस्त भी ग्रहों के दो प्रकार के हैं। एक दैनिक उदय अस्त हैं, जिसके द्वारा हम ग्रहों का बिंब देखते हैं, ग्रहों के उदय अस्त का ज्ञान करते हैं। और एक सूर्य की किरणों के सानिध्य से होने वाला उदय अस्त है। तो प्रत्येक ग्रहों के लिए एक निर्धारित कालांश का मान आचार्य ने कहा है कि अमुक पंच तारा ग्रह जब सूर्य के अधिक आकर्षण या उनके किरणों के प्रभाव में निकट आते हैं तो स्वयं के प्रभाव का निरूपण या प्रवर्तन न कर पाने के कारण वे निस्तेज हो जाते हैं। दिवाकर कराक्रांत मूर्ति नाम अल्पते, ये साम ये जो वचन है। तो वैसे बुध अगर अस्त हुआ हो, तीसरे योग में आचार्य कह रहे हैं बुध यदि अस्त हुआ हो पृष्ठाद उदय अधिगतः, और पृष्ठोदय राशि में उदय हो रहा हो बुध का। पृष्ठोदय क्या है? तो पृष्ठोदय राशियां हमारे यहाँ वर्गीकृत हैं। वराह मिहिर ने लघु जातक में कहा है मेषाद्या चत्वारः सधन्वी मकराः क्षपागला गेयाः पृष्ठोदया विमिथुनाः।
मेष, वृष, कर्क, धनु, मकर, ये जो 5 राशि हैं ये पृष्ठोदय कहलाती हैं। मेषाद्यास चत्वारः सधन्वी मकराक्षपा बल, ये रात्रि बली भी हैं, और इनमें से मिथुन को निष्कासित कर दीजिए, पृष्ठोदया मिथुना। तो मिथुन राशि जो है उसको छोड़ करके मेष, वृष, कर्क, धनु और मकर, ये 5 राशियां पृष्ठोदय हैं। तो बुध अगर अस्त हुआ हो और किसी पृष्ठोदय राशि में उसका उदय हो रहा हो, शेष राशियों में मीन जो है वो उभयोदय राशि है, और बची हुई 6 राशियां अर्थात सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ, ये राशियां जो हैं ये शीर्षोदय हैं। उभय तो मीन जो है वो उभयोदय राशि है। तो आचार्य का कहना है पृष्ठाद उदयम अधिगतः चंद्रजः, यदि चंद्रमा भूमि पुत्रस्तु दिनप निशानाथयोर्द्युनयायी, मंगल सूर्य चंद्रमा के मध्य में हो, और पृष्ठाद उदयम अधिगतः चंद्रजः, अगर चंद्रमा जन्म के समय या जन्म से कुछ पूर्व ही पृष्ठोदय राशि में चंद्रजः अर्थात बुध का उदय हुआ। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, बुध के उदय से क्या संबंध है। बुध और शुक्र ये दोनों सूर्य के नेत्र रूप कहे जाते हैं। इमौ बुध शुक्रौ सूर्यस्य नेत्र रूपौ, और बुध जो है वो सूर्य के अत्यधिक सामीप होने के कारण प्रायः 10 अंशों के आसपास भी, दस्त्रिंदवः शैल भुवः रुद्राख चंद्रा, 11 अंशों के आसपास बुध जो है वो अस्त होता है, और सूर्य से 11 अंश आगे निकल जाने पर पुनः बुध उदित हो जाता है। तो उदित बुध यदि पृष्ठोदय राशि का है, पृष्ठोदय राशि में बुध का उदय हुआ, और मंगल सूर्य और चंद्रमा से सप्तम में है, द्युनयायी सप्तम में है, ऐसी स्थिति में चेन मनस्वी, जातक मनस्वी होता है अर्थात स्वाभिमानी होता है। द्वितीय भाव के फल का निरूपण करते हुए आचार्य कहते हैं 3 प्रकार के योगों को एक साथ फल निरूपण कर रहे हैं आचार्य। प्रथम योग है लग्ने क्रूरेथ याते खल खचर गृहम लग्न नाथे। लग्न में क्रूर ग्रह हो, क्रूर राशि हो, अथवा लग्नेश स्वयं किसी क्रूर ग्रह के भाव में बैठा हो, खल खचर गृहम लग्न नाथे, और लग्नेश खल खचर के घर में गया हुआ हो, ऐसी स्थिति में प्रथम योग है। दूसरे योग में आचार्य कह रहे हैं क्रूरांत स्थान संस्था रविंदु, सूर्य और चंद्रमा रविंदु क्रूरांत स्थान संस्था, 2 क्रूर ग्रहों के मध्य में हों, अथ दिनप निशानाथयोर द्युनयायी, और तीसरी स्थिति में कह रहे हैं दिनप निशानाथयो, सूर्य और चंद्रमा के बीच में से सप्तम स्थिति में भूमि पुत्र मंगल की स्थिति हो, पृष्ठादोयम अधिगतः, और पृष्ठोदय राशि में बुध का उदय हो रहा। 3 स्थितियां हैं, तीनों का फलाचार्य ने कहा चेन मनस्वी स्यादंधो दुष्टकर्मा परभवन रतः पूरुषः क्षीण कायः, अर्थात ये सभी फल ऐसे योगों में घटित होते हैं। सभी का एक जगह न भी हो, पृथक पृथक तीनों योग अगर अलग अलग कुंडलियों भी हैं तो इस प्रकार के फल का निरूपण करते हैं। यहाँ विशेष रूप से ध्यातव्य है कि केवल एक योग से ही हम किसी के प्रकृति का निरूपण नहीं कर सकते। आचार्य ने आगे भी कहा है कि स्वभाव का निरूपण करने के लिए द्वितीय का, पंचम का, सप्तम का, नवम का, इन चारों भावों का समवेत अध्ययन आवश्यक है। तो द्वितीय भाव से प्रायः अगर द्वितीय भाव क्रूर ग्रह से पीड़ित है, द्वितीय भाव में मंगल सूर्य से सप्तम होकर बैठा है, या कहीं भी जातक में सूर्य और चंद्रमा के बीच में मंगल हो और बुध पृष्ठोदय राशि में उदय हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में भूमि पुत्रस्तु पृष्ठाद उदयम अधिगतः चंद्रजश्चेन मनस्वी, व्यक्ति जातक मनस्वी होता है। तो मनस्वी का तात्पर्य स्वाभिमानी से भी ले सकते हैं। मनस्वी मतलब अत्यधिक स्वाभिमानी, यह एक अशुभ योग है। तो मनस्वी अर्थात अपने ही कार्य को, अपनी ही मानसिकता को, अपने ही वैचारिक विचारधारा को सबसे आगे रखने वाला होता है। दुष्ट कर्मा, और प्रकृति से दुष्ट होता है, अर्थात जो प्रकृति कहा गया है, मारक की दृष्टि से वह मारक भाव भी है, और स्वास्थ्य की दृष्टि से नेत्र का विचार भी आगे आचार्य करेंगे इससे। तो सामान्यतया पुरुष की प्रकृति का भाव का सामान्य निरूपण आचार्य करते हैं। तो द्वितीय भाव का सामान्य आशय ये हुआ कि द्वितीय भाव यदि क्रूर ग्रह से पीड़ित है, अथवा लग्ननाथे रविंदु, और अगर लग्न सूर्य की और चंद्रमा के मध्य में मंगल की स्थिति है, तो ये सारे हमारे योग क्रमशः अंधः
दुष्टकर्मा, परभवनरतः, इन सब फलों को देने वाला होता है। तो ये लग्न से ही इसका विशेष फल है। द्वितीय भाव का निरूपण प्रायः आचार्य आगे करेंगे। लग्न के शुभ और अशुभ फलों का निरूपण करने के अनंतर आचार्य द्वितीय भाव के विशेष फल को आचार्य कहते हैं कोशाधीशः स्वराशौ सुरगुरु सहितः सर्वसंपत्प्रदः स्यात् केंद्रे वाथत्रिके चेत् भवति हि मनुजः क्लेशभाग्द्रव्यहीनः स्वान्त्याधीशौ त्रिकस्थौ कवितनुपयुतौ स्यात्तदा नेत्रहीनः चंद्रः पापेन युक्तो धनभवनगतः शुक्रयुंग नेत्रहीनः। एक ही श्लोक में कई प्रकार के इस पद्य में 4 योगों का निरूपण आचार्य एक बार में कर रहे हैं। द्वितीय भाव, जैसा हमने बताया आपको, द्वितीय भाव नेत्र का भी भाव है और द्वितीय भाव से हम धन का विचार भी करते हैं। तो आचार्य ने कहा, देखिए, कोशाधीशः स्वराशौ, कोशाधीशः अर्थात द्वितीयेशः, स्वराशौ स्यात् अर्थात यस्य भावस्य यह अधिपति तत्रैव स्यात्। द्वितीय, जैसे कर्क लग्न है तो कोशाधीश सूर्य हुआ, सूर्य स्वयं द्वितीय भाव बैठा। कोशाधीशः स्वराशौ, यह द्वितीय भावस्य अधिपति सः तस्मिन्नेव भावे यदि स्थितः पुनश्च सुरगुरु सहितः बृहस्पतिना युतः। युति शब्द का एक विशेष अर्थ आचार्य ने किया है। युतः इत्युक्ते दृष्टिया युतः, भावेन युतः, संबंधेन युतो वा। एक साथ यदि द्वितीय में बैठा हो और उसके साथ सुरगुरु बृहस्पति साथ में बैठा हो, अथवा बृहस्पति अन्यत्र कहीं अवस्थित होकर के द्वितीयेश को देख रहा हो, यह भी युति है। ज्योतिष शास्त्र में युति पद से हमारे यहाँ कई प्रकार के अर्थ लिए जाते हैं। एक स्थान युति है। स्थान युति मतलब एकत्रैव एकस्मिन्नेव भावे द्वयोः ग्रहयोः अवस्थितिः स्थान युति कथ्यते। एक भाव युति है। भाव युति अर्थात परस्पर एक के घर में दूसरे ग्रह का बैठना और दूसरे के घर में द्वितीय, जैसे लग्नेश का सप्तम में बैठना, सप्तमेश का लग्न में बैठ जाना, परस्पर ये इसको हम कहेंगे अन्योन्याश्रय भाव युति। तो आचार्य ने श्लोक में कहा कोशाधीशः स्वराशौ सुरगुरु सहितः चेत्रिके सर्वसंपत्प्रदः स्यात्। यदि कोशाधीशः द्वितीयेशः सुरगुरु सहितः स्वराशौ, स्वराशौ इत्युक्ते स्वीये गृहे एव स्यात्। अर्थात यदि कोशाधीशः यदा कर्कलग्नः वर्तते, सिंहः वर्तते कोशाधीशः, सः द्वितीये एव स्यात्। उतवा मेषलग्नः वर्तते, कोशाधीशो वर्तते वृषस्य अधिपति शुक्रः, स शुक्रः द्वितीयेशः अपि वर्तते, स शुक्रः। तदनन्तरम् अपरेशः अपि वर्तते, कुत्रापि स्वगृहे स्यात्। यथा मेषलग्ने द्वितीयेशः शुक्रः, पुनश्च अष्टमेषोऽपि शुक्रः भवितुमर्हति, सप्तमेषोऽपि शुक्रः भवितुमर्हति। एवं उभयत्र द्वितीयेशः सप्तमेशः उभौ अपि शुक्रौ वर्तेते। अनया रीत्या कुत्रापि द्वितीयेशः स्वराशौ स्यात्। अथवा यदि स्वराशौ न स्यात् तदानीं किं, सुरगुरु सहितो वा स्यात्। देखिए, योग में जितने प्रकार के लक्षण, जितने कंडीशंस, जितने आयाम आचार्य ने दिए हैं, उनमें से जितने आयाम पूर्ण होंगे वो योग भी उतना पुष्ट होगा। प्रथम आयाम आचार्य, प्रथम कंडीशन, प्रथम तर्क आचार्य ने दिया कोशाधीशः स्वराशौ, कोशाधीश स्वराशि में हो, तो प्रथम मानक है उसके स्वराशि में रहने की। दूसरा है सुरगुरु सहितः, बृहस्पति से युत हो। युत होने का आशय कुछ आचार्यों ने दृष्ट भी माना, दृष्ट भी हो। अच्छा, ये अगर दोनों कंडीशन हमें मिल जाती हैं तो वो योग प्रबल योग है। अगर वो कोशाधीश स्वगृही न भी हो, स्वराशि में न भी हो, बृहस्पति से देखा जाता हो, तो इस प्रकार योगा योग में ग्रहों के जितने आचार्य ने कहा पुष्टा सोपद्रवास्तेच, जितने पुष्ट होंगे फल में उतनी पोषकता, उतना बलशाली फल होगा। जितने उनकी क्षीणता आएगी फल उतना ही ह्रास, फल में उतना ह्रास होगा। तो आचार्य ने कहा कोशाधीश स्वराशौ, द्वितीयेश अपनी राशि में हो, सूर्य गुरु सहितः और बृहस्पति के साथ युक्त हो। युक्त होने का आशय दृष्ट हो, बृहस्पति से संबंध बना रहा हो किसी प्रकार से। हमारे यहाँ ग्रहों में परस्पर भावों और राशियों के आधार पर 5 प्रकार के संबंध बनाए गए हैं। दृष्टि संबंध, स्थान संबंध, युति संबंध, अन्योन्याश्रय संबंध, एताः व्यवस्थाः वर्तन्ते। इन व्यवस्थाओं में यदि संबंधों में किसी प्रकार से भी बृहस्पति से उसका संबंध शुभ बन रहा हो तो कोशाधीशः स्वराशौ सुरगुरु सहितः सर्वसंपत्प्रदः स्यात्।
सर्वसंपत्ति अर्थात सभी प्रकार की संपत्तियों को, सभी प्रकार की संपत्तियों से आशय अभिष्ट धन को, सभी प्रकार की संपत्ति अर्थात चल अचल प्रकार की संपत्ति, क्योंकि द्वितीयेश जो है हमारे पास वो निरंतर आने वाले प्रवाहित धन का स्रोत है। जो अचल संपत्ति का विचार हमारे यहाँ आचार्य करते हैं वे चतुर्थ भाव से करते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव हमारे यहाँ सुख का कारक है। और गुरुच्चो दशमस्थो द्वितीय चतुर्बाहुकम करोति गृहम, गुरु दशम में हो चतुर्थ में हो, तो चतुर्थ से हम प्राय अचल संपत्ति का और द्वितीय से हम चल संपत्ति का विचार करते हैं। तो जितनी भी प्रकार की अचल संपत्तियां हैं, वाहन का सुख है, ये सब चतुर्थ विचार से करेंगे हम। लेकिन जो धनागम है, जो धन का आय और व्यय अलग पक्ष है, आना और जाना धन का, लेकिन धन की स्थिरता, धन का स्थैर्य और धन के द्वारा जिन सुविधाओं को आदमी प्राप्त कर सकता है, उस प्रकार का धन ऐसे व्यक्ति के पास सबसे अधिक होता है। वो कब? जब द्वितीय भाव में हो, अपनी राशि में हो और गुरु के द्वारा वो देखा जाता हो। अब गुरु यदि क्षीण हो, गुरु यदि नीचगत हो, गुरु यदि स्वयं अस्त हो, तो फल में न्यूनाधिक के उसमें आएगा। ये प्रायोगिक पक्ष है, इसकी चर्चा हम करेंगे। केवल द्वितीयेश का द्वितीय में होना या केवल बृहस्पति का उसको देख लेने से फल की निष्पत्ति नहीं हो जाती, क्योंकि हमारे यहाँ जातक में बल विचार भी महत्वपूर्ण है। निर्बल होते हुए भी, जातक के योगायोग स्थितिवश शुभ फल होते हुए भी शरीरेण वपुषा वो ग्रह वहाँ रहेगा, लेकिन उसके दिग्बल, काल बल, चेष्टा बल, भाव बल, स्थान बल, नैसर्गिक बल जो हमारे यहाँ बल कहे गए हैं, उन बलों में यदि उसका सामान्य बल नहीं है तो उसकी स्थिति भले द्वितीय भाव में रहे, गुरु उसको देखता रहे, क्षीण गुरु देखता भी रहे, तब भी वो इस फल को निष्पन्न नहीं कर सकता। तो इसलिए ये जो फलित के योग हैं, ये कुछ प्रायोगिक दृष्टि से भी विचारणीय है। केवल स्थिति से ही ये फल जन्य हो जाए, ऐसा प्रयोग परंपरा में अगर हम देखें तो ये महत्वपूर्ण पक्ष है कि जब तक आप उस फल को, उस ग्रह के पूरे बलाबल का विवेक नहीं करेंगे, तब तक उस फल का आप निरूपण नहीं कर सकते। केवलम ग्रहस्य तस्मिन् भावे स्थित्या एव तज्जन्यम शुभाशुभ फलम अस्माभिः आप्तुं न शक्यते, यतो हि ग्रहस्य षड्बल निरूपण महत्वपूर्ण। अतः उच्यते आचार्य कोशाधीश स्वराशौ सुरगुरु सहितः सर्वसंपत्प्रदः स्यात्, परंतु तदानीमेव सर्वसंपत्प्रदः स्यात् यदा असौ द्वितीयेशः अथवा येन बृहस्पतिना स दृष्टः स बृहस्पतिः बलवान् भवेत्। बलहीने गुरौ दृष्टे सति द्वितीयेशस्य तथा भूतम फलम न भवति। अतः केवल आपने देखा द्वितीय भाव में द्वितीयेश बैठा है, बृहस्पति की दृष्टि है, तो फल शुभ होगा, इसका विचार। ग्रहाणाम बलाबल, शुरू में आचरण ग्रहाधीना योगा सदसद्भिधाना जनिमताम ततो योगाधीनम अयं यद योगः वर्तते तस्य योगस्य किं वैशिष्ट्यम ग्रहाणाम बलेन साकं कः योगः इति विचारणीय। तो बल का विचार करने के अनंतर आचार्य ने कहा कि अगर बलवान, सर्वत्र अन्वय होगा, अगर बलवान द्वितीयेश द्वितीय भाव में बैठा हो और शुभ बृहस्पति अस्तंगतो न स्यात्, बृहस्पति नीचंगतः न स्यात्, बृहस्पति शत्रुगृही न स्यात्, एवं प्रकारेण यह शुभः बृहस्पति तेन शुभेन बृहस्पतिना यदि द्वितीयेशः द्वितीये स्थितः अवलोकितो भवति तदानीं कोशाधीशस्वराशौ सुरगुरु सहितः सर्वसंपत्प्रदः स्यात्। अपरः वर्तते पक्षः केन्द्रे वा किं वा द्वितीयेशः द्वितीय न स्यात्, केन्द्रे वा स्यात्, तदानीमपि तत्फलस्यैव कर्ता भवति। यदि द्वितीयेश द्वितीय में न भी हो, केंद्र में कहीं भी बैठा, केंद्र अर्थात प्रथम, चतुर्थ, सप्तम एवं दशम, इन चारों केंद्र स्थान में हो। केंद्र स्थान में होने का आशय यह है कि केंद्र में होने के साथ साथ गुरु बलवान हो, ये अंडरस्टूड है। इसको आप विशेष रूप से, जैसे हमने कहा कि आप अगर सशरीर हैं तो परीक्षा में लिख सकते हैं, आप स्वस्थ हों या अस्वस्थ हों ये कहने की बात नहीं है, आपके स्वस्थ होने की अनिवार्यता सिद्ध है। उसी प्रकार ग्रह वहाँ पर हो, केंद्र में बृहस्पति हो और या द्वितीयेश हो और बृहस्पति के द्वारा देखा जाता हो, तो यहाँ बृहस्पति बलवान हो तभी यह योग घटित होगा। इससे हमें सामान्यतया अध्याहार कर लेना चाहिए, क्योंकि बलहीन ग्रह, नीच ग्रह, अस्तंगत ग्रह किसी भी प्रकार के फल को देने में समर्थ नहीं, जब तक उन्हें अपरत्र किसी बल का प्राप्य नहीं हो रहा। इसलिए स्वतंत्र ग्रह यदि बलहीन है तो उसे फल देने के लिए निश्चित रूप से किसी बल की आवश्यकता है।
तो सामान्य अन्वय हम करेंगे, यदि बलवान कोशाधीशः स्वराशौ सुरगुरु सहितः अथवा केंद्रे वा भवति तदानीं सर्वसंपत्प्रदो स्यात्। अग्रे किमुच्यते, अथ त्रिके केंद्रे वाथ त्रिके चेत, अथ त्रिके यदि स्यात्, त्रिकम नाम षष्ठ भावे, अष्टम भावे, द्वादश भावे वा स्यात्। त्रिक भावानां, त्रिक भाव हम कहते हैं छठे भाव को, अष्टम भाव को और द्वादश भाव को। केंद्रे वाथ त्रिके चेत भवति हि मनुजः क्लेश भाग द्रव्यहीनः। इयमेव विपरीता स्थितिः। यदि द्वितीयेशः केंद्रे बृहस्पतिः अस्मिन् योगे जातकः द्रव्ययुक् स्यात्, अपरे च योगे यदि त्रिके षष्ठे भावे, अष्टमे भावे, द्वादशे वा भावे गुरुः स्यात्, तदनु किमुच्यते, मनुजः क्लेशभाक्, जातकः क्लेशभाक्, क्लेशयुक्तः, कष्टभोगी भवति, कष्टायतं तस्य शरीरं भवति, तथा च द्रव्यहीनः स खलु द्रव्यहीनोऽपि जायते। अतः प्रथमे पद्ये शुभयोगः, प्रथमे पादे शुभपक्षः, द्वितीये पादे च अशुभपक्षः उद्घाटितः। एक ही ग्रह की विभिन्न स्थितियों से सामान्य निर्वचन हम करें तो द्वितीय में हो, बृहस्पति से योग बना रहा हो, बलवान हो और बृहस्पति, तो साक्षातया द्रव्य योग उसका होता है। कोशाधीश स्वराशौ सुरगुरु सहितः सर्वसंपत्प्रदः स्यात्। अन्वय दूसरे पद में हम करेंगे, केंद्रे वा स्यात्, यदि केंद्रे वा स्यात् तदानीमपि फलं शुभम्। अपरं किमुच्यते, यदि स एव द्वितीयेशः त्रिके स्यात्, त्रिके इत्युक्ते षष्ठे स्यात्, अष्टमे स्यात्, द्वादशे वा स्यात्, मनुजः क्लेशभाग् द्रव्यहीनः बलहीनः स्यात्। यदि बलहीनः न स्यात् तदानीं यदि अशुभफलस्य निरूपणं क्रियते तदानीं तस्य बलहीनत्वम् अस्माभिः अध्याहारः कर्तव्यः तस्य। पुनश्च यदि बलवान इत्यस्य शुभफलस्य निरूपणं क्रियते तर्हि बलवान इत्यस्य स्वयमेव अध्याहारः अस्माभिः कर्तव्यः। अतः बलवान बृहस्पतिः द्वितीये स्यात्, बलवान बृहस्पतिः केंद्रे वा स्यात्, द्वितीयेशो वा द्वितीये स्यात्, द्वितीयेशः केंद्रे वा स्यात्, बलयुक्तः स्यात्, बृहस्पतिना दृष्टश्च स्यात्, तदानीं जातकः सर्वसंपत्प्रदः भवति। पुनः किमुच्यते, केंद्र त्रिके वा स्यात्, यदि त्रिके सह भवति खलु, यदि तीन अर्थात छठे, आठवें, बारहवें इन तीन भाव में यदि हो तो क्लेश भाग द्रव्यहीनः, द्रव्यहीनस्तु भवति एव, द्रव्यहीन तो वो होता ही है। क्लेश भाग शारीरिक प्रकार के क्लेश को भी, द्रव्यजन्य अन्य क्लेशों को भी वो उत्पन्न करता है, उससे पीड़ित रहता है। आगे देखिए आचार्य ने क्या कहा, दो योग, तीसरा योग कहा, स्वान्त्याधीशौ त्रिकस्थौ कवितनुपयुतौ स्यात्तदा नेत्रहीनः चंद्रः पापेन युक्तो धन भवन गतः शुक्रयुंग नेत्रहीनः। द्वादश भावों में यदि हम शरीर का विभाजन करें तो हमारे जो द्वितीय भाव है वो दक्षिण नेत्र का और द्वादश भाव जो है वो वाम नेत्र का परिचायक है। तो द्वितीय भाव के शुभाशुभत्व से और द्वादश भाव के शुभाशुभत्व से नेत्र के शुभाशुभत्व का, स्वास्थ्य का विचार भी आचार्य ने किया। आचार्य क्या कहते हैं, स्वान्त्याधीशौ त्रिकस्थौ, स्व इत्युक्ते द्वितीय भावः, स्व अर्थात धनम। जब प्रथम अध्याय की चर्चा आचार्य ने की है तो वहाँ आचार्य ने कहा पर्यायवाची निरूपण करते समय तो स्वम इत्युक्ते द्वितीयम, स्वम नाम ततः स्वम, अम्बा पाताल तुर्यम इत्यादि प्रकरण में आचार्य ने स्वम से द्वितीय भाव को लिया। स्वान्त्याधीशौ, अंत्य इत्युक्ते द्वादश, यदि द्वितीयेश और द्वादशेश, ये तृतीय योग आचार्य बता रहे हैं इस श्लोक में। स्वान्त्याधीशौ अर्थात द्वितीयेशः द्वादशेशः उभौ अपि, अर्थात द्वितीयेश द्वादशेशौ उभौ अपि स्वान्त्याधीशौ त्रिकस्थौ, त्रिकस्थौ अर्थात षष्ठाष्टम द्वादशस्थाः भवेयुः। यदि द्वितीयेश द्वादशेशौ उभौ अपि त्रिकस्थौ, यदि द्वितीयेश और द्वादशेश अर्थात मान लीजिए तुला लग्न की कुंडली है तो द्वितीयेश हमारे यहाँ पर वृश्चिक है, मंगल हो गया, और द्वादशेश जो है वो बुध हो गया। तो मंगल और बुध ऐसे व्यक्ति की कुंडली में जिसका लग्न द्वितीयेश जिसका मंगल है और द्वादशेश जिसका बुध है, अर्थात तुला लग्न की कुंडली है, तो वृश्चिक उसका द्वितीय भाव का हुआ, उसका स्वामी मंगल हो गया, और द्वादश भाव जो
कन्या राशि हुई, उसका समय बुध हो गया। तो बुध और मंगल कहीं भी, कदाचित बुध छठे में बैठा है, मंगल आठवें में बैठा है, अथवा मंगल 12वें में बैठा है, बुध छठे में बैठा, कहीं भी ये दोनों द्वितीयेश द्वादशेश उभयोः कयोरपि ग्रहयोः अथवा कस्यचिदपि ग्रहस्य कुत्रापि स्थितिः स्यात्, षष्ठे वा स्यात्, अष्टमे वा स्यात्, द्वादशे वा स्यात्, स्वान्त्याधीशौ त्रिकस्थौ कवि तनुपयुतौ, कवि, और वो बैठे तो हों, किसके साथ बैठे हों? शुक्र के साथ बैठे हों। शुक्र हमारे नेत्र का कारक है, तो शुक्र के साथ बैठे हों। तो एक और कंडीशन लग गई इसमें, जातक की कुंडली में द्वितीयेश और द्वादशेश छठे, आठवें, 12वें भाव में बैठे हों, लेकिन कैसे बैठे हों? कवि तनुपयुतौ, शुक्र के साथ या तनुपयुतौ, तनु इत्युक्ते लग्न स्थानम, तनुपयुतौ अर्थात लग्नेशेन सह। आशयः कहा द्वितीयेशः द्वादशेशः उभावपि यदि शुक्र लग्नेशेन सहितौ भवेताम। और सरल कम इसको आचार्य ने अपनी व्याख्या में सीताराम झा जी ने कहा कि स्वान्त्याधीशौ, स्व नाम द्वितीयेशः, द्वितीय भावः, तस्य अधिपतिः द्वितीयेशः, द्वितीयेशः यदि कुत्रापि स्यात्, त्रिक भावे कुत्रापि स्यात्, कवियुतः स्यात्, द्वितीयेशः कवियुतः शुक्रयुतः स्यात्, तथा च द्वादशेशः लग्नयुतः स्यात्, लग्नस्य स्थानं, लग्नस्य प्राधान्यं वर्तते शरीर विचारः, तत्र लग्नेशः द्वादशेशेन सह भवति चेत् तर्हि शरीरस्य क्षरणं करोति। पुनश्च द्वितीयेशस्य स्थितिः यदि केनचित् दुष्टेन ग्रहेण स्यात् तदानीं किं भवति? द्वितीय भावेन नेत्रस्य अस्माभिः विचारः क्रियते, तर्हि स जातकः नेत्रहीनः भवति। यदि द्वितीयेश और द्वादशेश ये दोनों त्रिक अर्थात छठे, आठवें, 12वें में कहीं भी बैठे हों और किसी भी प्रकार से शुक्र के साथ अथवा लग्नेश के साथ संबंध बना रहे हों, इसका मतलब शुक्र को भी पीड़ित करेंगे और लग्नेश को भी पीड़ित करेंगे। ऐसी स्थिति में जातक को नेत्र पीड़ा होती है। तो आचार्य तृतीय पद में कहा स्वान्त्याधीशौ त्रिकस्थौ कवि तनुपयुतौ स्यात् तदा नेत्रहीनः। तो नेत्रहीन का योग आचार्य ने बनाया। और चंद्रः पापेन युक्तो, ऐसी स्थिति में एक चतुर्थ योग आचार्य बता रहे हैं। एक ही पद्य में आचार्य ने 4 योग बताए। चंद्रः पापेन युक्तः, चंद्रमा जातक की कुंडली में कहीं भी पाप से युक्त हो, चंद्रः पापेन युक्तः, किसी भी पापक ग्रह से अर्थात शनि के साथ, मंगल के साथ, सूर्य के साथ अथवा बुध के साथ भी कुछ आचार्य मान सकते हैं। बुध का क्षीण हो, नीचगत हो तो बुध पापी हो जाता है, नपुंसक ग्रह है। तो बुध की प्रकृति जिस ग्रह के साथ वो रहता है वैसा उसका स्वभाव हो जाता है। तो बुध के साथ यदि उसकी स्थिति हो तो चंद्रः पापेन युक्तः धन भवन गतः, और द्वितीय भाव में बैठा हुआ हो, धन भवन गतः शुक्र युक्त और शुक्र के साथ हो। जैसा बताया हमने पूर्व में, शुक्र की युति पापक ग्रह के साथ निश्चित रूप से नेत्र को पीड़ा देने वाली होती है। तो स्यात् तदा शुक्र युंग नेत्रहीनः। तो नेत्र के जहाँ भी द्रव का, रस का प्रयोग है वहाँ शुक्र की भूमिका महत्वपूर्ण है। और एक महत्वपूर्ण बात इसमें कि इस जगत में सूर्य और चंद्रमा ये दोनों मुख्य रूप से हमारे नेत्र के, ज्योति के, शरीर के आधान हैं। तो चंद्रमा के पाप पीड़ित होने के कारण और सूर्य के नेत्र रूप बुध शुक्र के होने के कारण शुक्र पीड़ित यदि हो गया और द्वितीय भाव में चंद्रमा के साथ अवस्थित है तो निश्चित रूप से अगर वो द्वितीय भाव की हम बात करें तो प्रायः दाएं आँख में, द्वितीय भाव के कारण प्रायः दाएं आँख में जातक की समस्या देखी गई है। ऐसा आचार्य ने प्रायोगिक पक्ष पर बताया है। इसकी चर्चा हम द्वितीय भाव की करेंगे। तो सेंदु चंद्रमा यदि पापक ग्रह के साथ युक्त होकर के कहीं भी हो अथवा द्वितीय भाव में चंद्रमा शुक्र के साथ पापगत चंद्रमा अर्थात केनचित् पापक ग्रहेण युक्तः चंद्रः द्वितीय भावे स्यात् तदानीं जातकः नेत्रहीनः भवति। 2 आचार्य ने एक प्रथम पद में, श्लोक के प्रथम पाद में शुभ भाग बताया, कोशाधीशः स्वराशौ सूर्यगुरु सहितः सर्वसंपत्प्रदः स्यात्। कोशाधीश द्वितीयेश यदि अपने घर में हो, बलवान हो
और केंद्र में भी कहीं हो और सूर्य गुरु से योग बनाए तो जातक धन लाभ प्राप्त करता है। दूसरा योग आचार्य ने बताया अथ त्रिकेय चेत, अगर वो 6, 8, 12 में हो तदा क्लेश भाग द्रव्यहीन, जातक क्लेश भाग कष्ट को प्राप्त करता है, द्रव्य से भी हीन होता है। तीसरे पद में आचार्य नेत्र का रोग बता रहे हैं स्वांत्याधीशौ त्रिकस्थौ, द्वितीयेश और द्वादशेश यदि त्रिक भाव में हो, 6, 8, 12 में कहीं भी हो, कवि तनुपयुतौ, शुक्र और लग्न के साथ बैठे हों, स्यात् तदा नेत्रहीन, जातक नेत्रहीन होता है। नेत्रहीन का आशय अब सीधे आप अंधा से भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें भी विचारणी है कि कितना बलवान वह है। जैसे द्वितीयेश और द्वादशेश अगर बैठे हों किसी खराब ग्रह के साथ, तो स्वयं द्वितीयेश की क्या स्थिति है, क्षीण है द्वितीयेश, कितना बलशाली है। कदाचित वो बलशाली हो तो कुछ बल देने पर पूर्ण रूप से अंधा न भी करे, किसी एक आंख में, दाएं आंख में दिक्कत अधिक करे, या कुछ रात्रिअंध होते हैं, कुछ को रात्रि में कम दिखाई दे, या शॉर्ट साइटेड दूर का चीज़ दिखाई दे, पास की चीज़ दिखाई न दे। इस तरह के भी कई प्रकार के रोग होते हैं। तो हम पूर्णतया केवल ग्रहों की स्थिति से अंधेपन, ग्रहों के बलाबल का विचार करके हम इसका निर्णय करेंगे कितने %, कितने प्रतिशत उसमें अंधत्व का दोष आएगा। लेकिन स्थिति उत्पन्न कर रहा है, अगर पूर्णतया क्षीण हो, पूर्णतया ये आनुपातिक व्यवस्था इसमें भी है, पूर्णतया यदि ग्रह क्षीण हो, पूर्णतया दुष्ट ग्रह से युक्त हो, उसे किसी प्रकार का बाह्य बल न मिल रहा हो, और चंद्रमा पाप से युक्त हो, और द्वितीय भाव में शुक्र के साथ भी हो, और होने का आशय शुक्र स्वगृही न हो, शुक्र भी शत्रु घर में हो, अशुभ योग अगर सब बन जाएं तो शुक्र युंग नेत्रहीन, ऐसी स्थिति में द्वितीय भाव का चंद्रमा शुक्र से योग होकर के नेत्र में कष्ट, नेत्र की हीनता प्रदान करता है। नेत्रहीन अर्थात नेत्र सुख से वंचित रहता है। नेत्र उसके रहते हैं, अंधा न भी हो वो, लेकिन नेत्र विकार हमेशा रहता है। अवस्था बढ़ने पर उसको नेत्र के रोग भी हो सकते हैं। नेत्र में किसी प्रकार की पीड़ा, आंखों से पानी, जिस स्तर के ग्रह की स्थिति दयनीय होगी उसी स्तर की पीड़ा का भी आप अनुमान, उसका आकलन आप कर सकते हैं। यह आचार्य ने इस पद्य में कहा। तो ये आपका द्वितीय भाव का ये पद पूरा हो गया। उसके बाद एक और पद्य हम पढ़ेंगे जिसमें इसी की चर्चा आगे आचार्य करते हैं, इसी प्रकरण को नेत्र का विचार करते हुए भाव से, क्योंकि भाव का विशेष विचार इसमें धन का और नेत्र का है। शुक्रः सेन्दुस्त्रिकस्थो, शुक्रः सेन्दुस्त्रिकस्थो जनुषि निशि नरः प्राप्नुयादन्धकत्वं, जन्मान्धः सार्क शुक्रः तनुभवनपतिः स्यात् तदानीं मनुष्यः, एवं तातानुजाम्बा सुत निज गृहिणी स्थाननाथा स्थिताश्चेत् आदेश्यं तत्र तेषां प्रवरमतियुतै अंधकत्वं तदानीं। ये द्वितीय भाव का एक और श्लोक है जिसमें और प्रकारों से भी नेत्र की पीड़ा का योग और भी कुछ अशुभ योगों की चर्चा की गई है। शुक्रः सेन्दुः त्रिकस्थः, शुक्र इंदुना सहित चंद्रमा के साथ त्रिकस्थः 6, 8, 12 में कहीं बैठा। पिछले श्लोक में आचार्य ने कहा कि वो द्वितीय भाव में बैठा हो तो नेत्र को हीन करता है। उसी प्रकरण को आगे बढ़ा रहे हैं जहां आचार्य ने समाप्त किया चंद्रः पापेन युक्तः धन भवन गतः शुक्रयुंग नेत्रहीनः। अब इसके बाद आगे कह रहे हैं शुक्रः असौ शुक्रः, शुक्र जो है सेन्दुः चंद्रमा के साथ त्रिकस्थः, कहीं भी बैठा हो 6, 8, 12 में, चंद्रमा और शुक्र एक साथ बैठे हों 6वें में, 8वें में अथवा 12वें में। जनुषि निशि नरः प्राप्नुयात् अंधकत्वं, जनुषि अर्थात जन्म लगने, लग्न कुंडली में, नवमांश द्वादशांश या किसी वर्ग कुंडली की बात नहीं कर रहे हैं, जन्म कुंडली में, लग्न की कुंडली में, जन्म से जन्मांक कुंडली में यदि सूर्य, चंद्रमा और शुक्र कहीं भी परस्पर साथ बैठ करके त्रिक में संबंध बना रहे हों, तर्हि किं भवति, निशि नरः प्राप्नुयात् अंधकत्वं, नरः निशि प्राप्नुयात् अंधकत्वं, रात्रि में उसे अंधापन, जैसे ही रोशनी, सूर्य की नैसर्गिक रोशनी कम होती है चंद्रमा पीड़ित होने के कारण, शुक्र से चंद्र के पीड़ित होने के कारण, जैसे ही रात्रि काल में चंद्रमा का प्रभाव बढ़ता है उस जातक को निशि नर अंधकत्व अर्थात रात्र्यंध, जिसको रतौंधी हमारे यहाँ कहा गया है, रात्र्यंध रतौंधी की समस्या उसको हो सकती है। शुक्रः सेन्दुस्त्रिकस्थो जनुषि निशि नरः प्राप्नुयात् अंधकत्वम्। अन्वय इसका करेंगे, यदि शुक्रः त्रिकस्थः सेन्दुः अर्थात चंद्रेण युक्तः तदानीं कुत्र जनुषि, यदि जनुषि
शुक्रः सेन्दुः त्रिकस्थः तर्हि नरः अंधकत्वं प्राप्नुयात्। उस मनुष्य को अंधकत्व की प्राप्ति होती है। अब इसमें भी चंद्रमा और शुक्र के बलाबल का विचार करके ही हम उसके प्रतिशत का तय करेंगे। केवलम योगेनैव केवलम एकैनैव साहचर्येण योगस्य निष्पत्ति न होती, परंतु उभयोः ग्रहयोः परस्परं बलाबल विवेकेनैव अस्माभिः तस्य शुभाशुभं निर्णेतव्यम् इति आचार्याणाम् आशयः। पुनः किमुच्यते? जन्मांधः, जन्मांध होता है जातक। कब जन्मांध होता है? जन्म से अंधे होने का योग क्या होता है? जन्मांधः सार्क शुक्रः सूर्येण सहितः। जैसा मैंने बताया अभी चंद्रमा से योग चल रहा था, तो सूर्य यदि शुक्र के साथ है, सार्क शुक्रः, सूर्य के साथ शुक्र के साथ तानुभवन पति, शुक्र सूर्य और लग्नेश अगर तीनों एक साथ हो, बाकी अन्वय पूर्व से ही हम करेंगे। त्रिकः, यदि त्रिके सूर्यः लग्नेशः तथा च शुक्रः एते त्रयः ग्रहाः एकत्रैव सहैव कुत्रचित् त्रिकभावेषु अवस्थिताः तदानीं किं भवति? मनुष्यः जन्मना अंधः भवति। अयं द्वितीयः पक्षः वर्तते। प्रथमे पदे किम् उक्तं? शुक्रः सेन्दुस्त्रिकस्थः। यदि शुक्रेण साकं चन्द्रमा कुत्रचित् त्रिके भवति, शुक्रः सेन्दुस्त्रिकस्थः जनुषि निशिनरः प्राप्नुयाद अंधकत्वम्। निशिनरः रात्रौ, अगर चंद्रमा और शुक्र का योग हो कहीं छठे आठवें बारहवें में तो रात्रिकालीन नेत्र में दिक्कत है। लेकिन यदि शुक्र सूर्य और द्वितीयेश जन्मान शार्क लग्नेश, लग्नेश शुक्र और सूर्य ये तीनों यदि एक साथ त्रिक भाव में यदि हो, जन्मांधः सार्क शुक्रः तानुभवन पतिः स्यात् तदानीं मनुष्यः जन्मांधः। ये दो अन्वय सामान्यतः हो गए। प्रथम अन्वय में है यदि जनुषि सेन्दुस्त्रिकस्थः शुक्रः स्यात् तदानीं नरः निशि अंधकत्वं प्राप्नुयात्। द्वितीयः अन्वयः यदि सार्क शुक्रः तनुभवन पतिः त्रिके स्यात् तदानीं जन्मांधः स्यात् तदानीं मनुष्यः। ये इसका विचार आचार्य ने सामान्यतः किया। फिर कह रहे हैं आचार्य ये केवल लग्न से विचार करेंगे आप तो लग्नेश का विचार आप कर सकते हैं, लेकिन तनुभवन पति ही, यहाँ अगर तनुभवन का पति न होकर के द्वितीयेश का अधिपति तृतीयेश का हो, जिसका भी अधिपति योग बना रहा हो, एवं तातानुजाम्बा सुत निज गृहिणी स्थान नाथा स्थिताश्चेत एवमेव प्रकारेण यथा द्वितीयेशेन, जैसे हमें अपने जातक का विचार करना है तो स्वयं को लग्न मान करके हमने द्वादश भाव का निरूपण किया, ठीक वैसे ही यदि अस्माभिः अपरेषां विचारः कर्तव्यः तर्हि तातस्य अनुजस्य अम्बायाः सुतस्य गृहिण्याः स्थाननाथाः स्थिताश्चेत्, यदि तनुभवन पति स्थितः, यदि शुक्र और सूर्य के साथ त्रिक भाव में लग्नेश स्थित है, तो जिसका वो लग्न है, जिसका जनुष है, जिसकी जातक में ये स्थिति है, उसके नेत्र की पीड़ा की आचार्य बात कहते हैं। अगर तनुभवन पति न स्थितः, यदि दशमेश साथ में बैठा हुआ है, शुक्रः वर्तते, सूर्यः वर्तते, दशमेशः अपि वर्तते, कुत्रचित् वर्तते लग्न, यदि सरल भाषा में हम कहें सूर्य शुक्र के साथ लग्नेश बैठा हो 6, 8, 12 में हो, तो लग्न, जिसका लग्न है, जिसका जातक है, उसके नेत्र की पीड़ा आचार्य कहते हैं। यदि वहां न बैठा हो, लग्नेश न बैठा हो, अगर चतुर्थेश बैठा हो, चतुर्थ से माता का विचार करते हैं तो माता के लिए नेत्र पीड़ा हो सकती है। शुक्र और सूर्य के साथ दशमेश बैठा हो तो पिता के लिए नेत्र पीड़ा हो सकती है। सप्तमेश बैठा हो तो गृहिणी के लिए हो सकती है। तृतीयेश बैठा हो तो बंधु भाई के लिए हो सकती है। इसलिए आचार्य ने कहा एवं तातानुजाम्बा, इसी प्रकार एवमेव रीत्या पूर्वोक्त रीत्या किं भवति? तात अंबुज सुत निज गृहिणी एव एतेषां सर्वेषां किं कर्तव्यं? स्थाननाथाः स्थिताश्चेत्, स्थाननाथा यदि अत्र स्थिताः, कुत्र स्थिताः? तत्रैव, जहां पर त्रिक भाव में सूर्य और शुक्र के साथ, सूर्य और शुक्र लग्नेश बैठा हो, तो जिसका वो जातक है उसके लिए पीड़ादायक है नेत्र में। परंतु यदि लग्नेश तत्र न स्थितः तदानीं किं कर्तव्यं?
यस्य भावस्य अधिपतिः शुक्रेण साकं सूर्येण साकं स्थितः यस्मिन् भावे, कस्मिन् भावे, त्रिक भावे, षष्ठ भावे, अष्टम भावे, द्वादशे वा स्यात् तदानीं येन भावेन संबद्धः यः जातकः तस्य कृते नेत्रपीड़ा भवति। अर्थात यदि लग्नेश बैठा है सूर्य शुक्र के साथ तो जातक को पीड़ा होगी। चतुर्थेश यदि बैठा है सूर्य शुक्र के साथ त्रिक भाव में, चतुर्थ से हम माता का विचार करते हैं तो जातक की माता को, जिसका वो जातक है उसकी माता को नेत्र पीड़ा हो सकती है। दशमेश यदि बैठा है, दशमेश तात का, पिता का स्थान है। दशमेश यदि सूर्य के साथ शुक्र के साथ योग करके छठे, आठवें, 12वें में कहीं बैठा है तो पिता के नेत्र की पीड़ा हो सकती है। सप्तमेश यदि बैठा है, सप्तमेश गृहिणी, सप्तमेश यदि बैठा है किसी शुक्र और सूर्य के साथ किसी भी छठे, आठवें, 12वें भाव में तो वो गृहिणी को नेत्र की पीड़ा हो सकती है। तो इसलिए आचार्य ने कहा एवमेव यथा मया पूर्वं प्रोक्तम शुक्रः शेन्दुः त्रिकस्थो जनुषि निशि नरः प्राप्नुयादन्धकत्वं जन्मान्धः सार्कशुक्रः स्तनुभवनपतिः स्यात् तदानीं मनुष्यः एवं तातानुजाम्बा सुतनिज गृहिणी स्थाननाथा स्थिताश्चेत् एवमेव तातस्य अनुजस्य गृहिण्याः मातुः कस्याः अपि यदि विचारः कर्तव्यः तदानीं येन भावेन संबद्धः स ग्रहः वर्तते तस्य भावस्य यः खलु अधिष्ठायकः तत्कृते नेत्रपीडा भवति। एवं तातानुजाम्बा सुतनिज गृहिणी स्थाननाथा स्थिताश्चेत् आदेश्यम तत्र तेषाम आदेश्यम। जैसे हम कहते हैं ना कि माता का जातक देख करके पुत्र का फल हम कहते हैं स्वास्थ्य का, पुत्र का जातक देख करके माता का, तो प्रत्येक के लिए जिन भावों को निरूपित किया गया है उसी को लग्न मान करके, यदि हम जातक का विचार कर रहे हैं तो जातक के लग्न को लग्न मान करके, माता का विचार कर रहे हैं तो माता के भाव को लग्न मान करके, पिता का विचार कर रहे हैं तो पिता के भाव को विचार लग्न मान करके, ये प्रक्रिया करने से नेत्र के रोग का विचार हम निर्णय किसी का भी कर सकते हैं। तत्र तातानुजाम्बा सुतनिज गृहिणी स्थाननाथा स्थिताश्चेत् आदेश्यम तत्र तेषां कृते तथा एव आदेश्यम तत्र तेषां प्रवरमति युतई हौरिकई ज्ञेयम एवं। एक प्रश्न आया है जिज्ञासु का कि राहु की क्या स्थिति है रोग में। तो राहु वस्तुतः छाया ग्रह हमारे यहाँ है और राहु के लिए आचार्यों ने कहा कि यद्यद भावगतो वापि यद्यद भावेश संयुतौ तत्तत् फलानि प्रबलौ प्रतिषेताम तमो ग्रहो। ये जो राहु हैं ये छाया ग्रह हैं और अष्टम भाव, द्वादश भाव और छठे भाव में इनकी विशेष स्थिति से रोगों की निष्पत्ति होती है। और प्रायः राहु चूँकि छाया ग्रह होने के कारण राहु से जन्य रोग विशेष कर ऐसे रोग होते हैं जिनका हम लक्षण बहुत जल्दी नहीं पकड़ पाते हैं। राहु जिस प्रकार ग्रहों में जिसका पिंड नहीं है, ठीक उसी प्रकार प्रकृति भी उसकी भ्रामक है। तो ऐसे रोग जिनको हम तुरंत नहीं पकड़ पाएं, जिसको हम तुरंत फल में नहीं ले पाएं, जैसे आप बार बार जांच कराएं और बार बार आपका सामान्य आए लेकिन कोई ना कोई रोग बना हो, प्रायः राहु वात का रोग उत्पन्न करता है और नसों में दिक्कत, ऐसे जितने भी रोग जो सामान्य विकार के हैं, जो व्यक्ति के लक्षण में न दिखें लेकिन कुछ कुछ उसको परेशान करते रहें, वो प्रायः विशेष रूप से राहु के अंतर्गत आते हैं। दूसरी चीज कि छठे भाव में अगर राहु स्वतंत्र रूप से है, उस पर किसी दूसरे ग्रह का प्रभाव नहीं है, तो आचार्य वराहमिहिर ने कहा कि अशुभ ग्रहों की अशुभ भाव में स्थिति जो है वो प्रायः अधिक अशुभ फल को उत्पन्न नहीं करती है जब तक उसे किसी और ग्रह का बल प्राप्त न हो। तो राहु के साथ यदि किसी अन्य ग्रह का, यथा मंगल का, भौम की युति राहु से हो जाए तो आगे हम पढ़ेंगे इसमें राहु प्रायः कुष्ठ रोगों को उत्पन्न करता है। चंद्रो मेषे वृषे वा कुशन सहिता श्वेत कुष्ठी स रोगो राहुणा श्वेत कुष्ठी। तो राहु प्रायः छठे आठवें में रहने पर नस के ऐसे रोगों को जो हम सामान्यतया निदान जिसका नहीं कर पाए उसका भी करता है और कुष्ठ रोगों को उत्पन्न करने में राहु की भूमिका है। मंगल से योग हो गया राहु का तो रक्त कुष्ठ हो जाता है। तो इसका विचार हम आगे योगाध्याय में राहु के प्रकरण में करेंगे। राहु की जब योगाध्याय की चर्चा आएगी तो राहु जिन भावों में रह करके रोग में भूमिका निभाता है उसमें कुष्ठ रोग, उसमें रक्त रोग, ये रोग प्रायः राहु के कारण उत्पन्न होते हैं। तो द्वितीय भाव के मुख्य जो विचारणीय विषय हैं उसमें नेत्र विचार, जातक का स्वास्थ्य विचार। स्वास्थ्य का विचार तो हम द्वादश भाव के किसी भी भाव से कर सकते हैं क्योंकि हर का एक एक अंग का निरूपण आचार्य ने किया।
तो इस प्रकार राहु भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, परंतु द्वितीय भाव का अगर हम विचार करें और द्वितीय भाव में विशेषतया नेत्र का विचार करें, तो नेत्र का विचार करते समय सूर्य, शुक्र और चंद्रमा, इन तीनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि सूर्य और चंद्र हमारे नेत्र रूप हैं, जगत में प्रकाश के कारक हैं। तो ये दोनों यदि पीड़ित हैं, किसी अशुभ ग्रह के साथ हैं, छठे, आठवें, 12वें में हैं, इन्हें किसी प्रकार का षड्बल प्राप्त नहीं हो रहा है, तो बलशाली, बलहीन ये जो सूर्य, चंद्रमा और शुक्र जो हमारा नेत्र का कारक है, ये सब जो हमारे 3 प्रमुख ग्रह हैं, इन तीनों ग्रहों की स्थिति के आधार पर द्वितीय भाव से नेत्र का विचार हम करेंगे। आगे क्रमशः मंगल से रक्त विकार, बुध से वाणी का विकार, बृहस्पति से उदर का विकार, राज रोग जो हमें स्थिर रोग होते हैं बृहस्पति और शुक्र के कारण, जैसे मधुमेह है, या ऐसे रोग जो व्यक्ति को न जीने देते हैं न मरने देते हैं, एक साथ लगे रहते हैं, तो ऐसे जो बृहत्काय रोग हैं वे रोग शुक्र और बृहस्पति के कारण होते हैं। शनिजन्य कुछ अस्थि रोग, व्रण रोग, जो अंतस्थ रोग जिनका डायग्नोज, जो असाध्य रोग हैं, उनमें भी राहु की भूमिका है। अगर राहु के संदर्भ में वैशिष्ट क्या है कि राहु स्वयं तो छाया ग्रह है, लेकिन जिस ग्रह के साथ युद्ध हो जाता है उसे वो बल प्रदान कर देता है। इसलिए यद्यद भावगतो वापि, राहु शनि के साथ युद्ध हो जाएगा तो वो अस्थि रोग और असाध्य रोगों को उत्पन्न करेगा। शनि जो है वो कुत्सित ग्रह होने के साथ साथ ऐसे रोगों को जिसका निदान आपको तब पता चलेगा जब तक वो रोग अपनी सीमा लांघ चुका होगा। तो राहु की भूमिका स्वतंत्र नहीं होकर के जिस ग्रह के साथ वो जुड़ जाता है उसकी प्रकृति में वो उसके शुभत्व में ह्रास करता है, और दुष्टत्व यदि है तो उसमें भी वृद्धि कर देता है। तो इस प्रकार राहु का विचार पृथक रूप से योगाध्याय में आचार्य ने किया है, विशेषकर कुष्ठ रोग के निर्धारण में इसका विचार आचार्य ने किया। तो इस प्रकार द्वितीय भाव के जो विविध पक्ष थे, नेत्र रोग और धन का विचार द्वितीय भाव से किस प्रकार करें, ये आचार्य ने भावाध्याय के इन 2 पद्यों में बताया है। इसके बाद तृतीय भाव की चर्चा, जिसमें भ्रातृभाव की चर्चा, शरीर की चर्चा और भुज की चर्चा, इन सभी चर्चा आचार्य करेंगे। तो इनकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, एवं अगले मंगलवार को हम तृतीय भाव पर विशेष रूप से जातकालंकार के पक्षों का अवलोकन करेंगे। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। धन्यवाद।